कार्य चल रहा था आपका, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या विशेष अनुतोष अधिनियम। इसमें आपका सेक्शन 15 तक बताया गया था, यानी कि धारा 15 तक आपको बताया गया था। अब आपका इधर की धाराएं थोड़ा बड़ी बड़ी थी, यानी कि समय आपका ज़्यादा लगा है। अब जो धाराएं थोड़ा आएंगी वह आपका उतनी बड़ी नहीं रहेंगी। तो आइए आपका धारा 16 चला जाए, यानी कि हमें जो शुरू करना है सेक्शन आपका 16 शुरू करना है। धारा 16 में एक सिद्धांत है और वह सिद्धांत भी आजकल पूछा जा रहा है। सिद्धांत ये है कि विधि सक्रिय की सहायता करती है, निष्क्रिय की नहीं। यानी कि कानून जागरूक की सहायता करता है, सुषुप्त का नहीं। अर्थात इसका धारा 16 में जो प्रावधान दिए गए हैं आपका ये है कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिनके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। तो पहले एक उदाहरण देखिए तब आपका सेक्शन शुरू किया जाए। उदाहरण एक पहले देखा जाए। मान लीजिए ए ने आपका बी से ये करार किया कि मैं अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ। तो ऐसी दशा में आपका ये है कि बी कब ए के खिलाफ मुकदमा करके आपका विशिष्ट पालन की मांग नहीं कर सकता, यानी कि बी के फेवर में। यानी कि आपका अगर बी मुकदमा करता है और अपने पक्ष में मांग करता है कि ए से इस करार का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, यानी कि वह जमीन या मकान हमें दिलवाया जाए, तो धारा आपका 16 बताती है कि कब भी अपने फेवर में यानी कि अपने पक्ष में विशिष्ट अनुपालन की मांग नहीं कर सकता। तो आपका कानून ये कहता है कि भाई आपका जो विशिष्ट अनुपालन की मांग कर रहा है वह आपका निष्क्रिय न हो बल्कि सक्रिय हो, जागरूक रहे और तत्पर और तैयार रहे। अर्थात इसका मतलब बी हमेशा तत्पर और तैयार रहे, या तो ए को एडवांस दे चुका हो या देने के लिए तैयार हो। अर्थात ए आनाकानी कर रहा है कि हम नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे। बी ने ए को लेटर लिखा कि पूरा पैसा हम देने के लिए तत्पर और क्या है, तैयार हैं, आप बेचिए। तब तो बी अपने पक्ष में फैसला पा सकता है, लेकिन बी निष्क्रिय पड़ा है और आपका करार करके शांति से बैठा है। तो कानून ये कहता है कि विधि जागरूक की सहायता करती है, सुषुप्त की नहीं। अगर भी पैसा देने में आनाकानी करे तब भी नहीं इसके पक्ष में कराया जा सकता, यानी कि बी को क्या रहना पड़ेगा, निष्क्रिय की सक्रिय। तो ये जूरिस्प्रूडेंस में भी एक क्वेश्चन आपका बनता है, वहाँ से भी कवर करना है कि ये जो कोटेशन है कि विधि जागरूक की सहायता करती है, सुषुप्त की नहीं, ये कोटेशन किसने कहा है? तो ये सामंड ने कहा है। जूरिस्प्रूडेंस में भी जाकर एक क्वेश्चन बनता है। अब इसी सिद्धांत को हमें बेयर एक्ट की भाषा से देखना है और थोड़ा व्यापक तरीके से देखना है। निकाल लीजिए धारा 16। अनुतोष का वैयक्तिक वर्जन। वैयक्तिक वर्जन का मतलब ये हुआ कि पर्सनल रूप से बार कर दिया गया है। अर्थात कॉमन वह पक्षकार है जो अपने फेवर में विशिष्ट पालन की मांग नहीं कर सकता। माने कि कौन वह व्यक्ति है जो विशिष्ट पालन की मांग नहीं कर सकता कि हमारे पक्ष में इस करार का विशिष्ट पालन कराया जाए। तो एक एक करके खंडवार देखिए। पहला आपका बेयर संविदा के विशिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में नहीं कराया जाएगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जाएगा
क्लाज वाइज पढ़ना है। क्लाज ए देखिए, जिसने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभी प्राप्त कर लिया है तो धारा 20 कल आ ही जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी चाहता है कि वह ए के खिलाफ संविदा का पालन कराए, अपने पक्ष में कराए और ए के विरोध में। अगर बी धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है तो क्या बी अपने पक्ष में संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने का हकदार होगा कि नहीं? नहीं होगा। मैं फिर बता दूं, अब प्रतिस्थापित पालन क्या है ये धारा 20 से आपका कल डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा ही आपका महत्वपूर्ण है, जो संविदा के किसी मर्मभूत निबंधन का आपका जिसका उसकी ओर से पालन किया जाना शेष हो, पालन करने में असमर्थ हो गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसी उदाहरण में देखिए, बी यह चाहता है कि उसके फेवर में ए ने जो हम उससे करार किया है उसका पालन करवाया जाए और ए से ज़मीन किसको दिलवाई जाए? बी को। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बी कब अपने पक्ष में इस संविदा या करार का विशिष्ट पालन नहीं करवा सकता? तो दूसरा खंड कहता है कि अगर बी ने संविदा के किसी मर्मभूत निबंधन का आपका पालन न किया हो, तो मर्मभूत निबंधन क्या है ये पहले समझिए। मर्मभूत का मतलब आपका एसेंशियल, या हम कह सकते हैं कंपलसरी या अनिवार्य। अनिवार्य प्रावधान ये भी हो सकता है कि ए और बी में करार हुआ हो और ये हुआ हो कि बी 5 तारीख को पैसा ए को अदा कर देगा और ये संविदा का मर्म होगा, सार होगा। अगर 5 के बाद भी पैसा देता है तो बी इस करार का पालन नहीं करा सकता। तो अब समस्या ये आई कि क्या संविदा में जो समय दिया रहता है वह मर्म होता है कि नहीं? यानी कि संविदा की जान या संविदा का क्रोध होता है कि नहीं? इसको जब भी पढ़िएगा तो आपका पिछली बार भी पूछा गया था जे में, आप संविदा अधिनियम की धारा 55 से जोड़कर पढ़िएगा। सामान्यतः जो समय होता है वह संविदा का मर्म नहीं होता, लेकिन पक्षकार आपका समय को संविदा का मर्म बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से करार में लिखा है कि 5 तारीख को ही पैसा दिया जाएगा, बाद में नहीं, तो ये मान सकेगा न्यायालय कि पक्षकारों का इरादा ये था कि ये जो समय है ये एसेंशियल माना जाए, मर्म माना जाए, यानी कि संविदा का आधार या क्रोड माना जाए। अगर 5 को बी ने पैसा नहीं दिया, अर्थात अपनी ओर से शर्त का पालन किया कि नहीं किया? नहीं किया, तो क्या बी विशिष्ट पालन की मांग अपने फेवर में कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता, क्योंकि जो एसेंशियल आपका तत्व थे या निबंधन या शर्तें थी उसका किसने वायलेशन किया है? किसने पालन करने से, कौन पालन करने से हम असमर्थ हो गया है इस उदाहरण में? बी। अगला देखिए, इसमें अभी आपका एक लाइन बताया गया। अगला देखिए, या उसका अतिक्रमण करे, यानी कि जो शर्त कानून, जो शर्त करार में लिखी गई है, अगर बी उसका उल्लंघन करता है तो यानी कि बी ही दोषी है। दोषी है का मतलब ये हुआ कि ए तत्पर और तैयार है बेचने के लिए और बी भागा जा रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा है। तो ऐसी दशा में आपका बी को जागरूक होना चाहिए, बी को तत्पर और क्या होना चाहिए? तैयार। और बी एकदम से क्या पड़ा है? सुस्त। जैसे कि आपका कहावत भी कही जाती है
कि गवाह चुस्त मुदई सुस्त और गवाह चुस्त। तो जो बेचने वाला है वो चुस्त है, यानी कि हमेशा कह रहा है कि पैसा दो हमारा हमें काम है, करार किए थे। और जो खरीदने वाला है वह क्या कर रहा है, आनाकानी, यानी कि शर्तों का क्या कर रहा है, अतिक्रमण। तो ऐसी दशा में बी अपने फेवर में क्या उस संविदा का विशिष्ट पालन करा सकेगा कि नहीं, नहीं करा सकेगा। अगला देखिए, या संविदा के प्रति कपट करे, अर्थात इसका मतलब इस उदाहरण में संविदा के प्रति बी कपट करे यानी कि फ्रॉड करे, तो फिर आपका फ्रॉड शब्द को जानना पड़ेगा कि कब कहा जाएगा कि इस उदाहरण में बी ने फ्रॉड किया है। यानी कि बी ए ने बी से करार तो किया, लेकिन करार के बाद बी आपका ए को धोखा दे रहा है। जहां तक कपट की बात है, कपट को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 में परिभाषित किया गया है और 5 प्रकार के कार्यों को फ्रॉड माना गया है। यानी कि अगर 5 प्रकार के कार्यों में से कोई कार्य एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति करता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रॉड। कपट में ये जरूरी है कि फ्रॉड करने का आशय हो, यानी कि धोखा देने का आशय होना क्या है, आवश्यक। केस पूछा जाता है संविधान अधिनियम में डेयरी बनाम पिक, यानी कि डेयरी बनाम पिक के बाद में जस्टिस हर्सैल ने फ्रॉड को परिभाषित किया। फ्रॉड में धोखा देने का आशय क्या होता है, निहित। अगर प्रवंचना या धोखा देने का इरादा नहीं था और आपने झूठी बातें बताई है तो ऐसी दशा में वह फ्रॉड न होकर मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन होगा। पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन भी आया था, ये आया था क्वेश्चन पिछली बार ही। अगला देखिए, आपका कपट के बाद देखिए आपका क्या कहा गया है, अथवा जानबूझकर ऐसा कार्य करे जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध का आपका ध्वंसक हो। यानी कि जो आपका संविदा के तहत संबंध सृजित किया गया है, भी ऐसा कार्य करता है जो उस संबंध को ध्वस्त करता है। ध्वस्त करता है का मतलब ये हुआ उस संबंध को तोड़ता है। अर्थात इसका मतलब बी आनाकानी कर रहा है, बी के पास पैसा नहीं है, समय पर समय लिए जा रहा है कि पैसा देंगे देंगे, तो देंगे तो कब दोगे, हमेशा तुम संविदा को क्या कर रहे हो, वायलेशन, ध्वस्त कर रहे हो शर्तों का, तो पालन भी नहीं करा पाओगे। क्योंकि पहले दाम उसके बाद काम। भाई दाम देने के लिए वादा किए हो तो दाम भी तो दो, कि केवल एक ही कर्तव्य है कि वह अपनी संपत्ति बेचे, बी का भी तो कर्तव्य है कि वह क्या करे, कीमत दे। अगला देखिए आपका, जो यह साबित करने में असफल रहता है कि उसने उसके संविदा के उन निबंधनों से भिन्न जिसका पालन प्रतिवादी द्वारा निवारित अथवा अधित्यक्त किया गया है, ऐसे मर्मभूत निबंधनों का जो उसके द्वारा पालन किए जाने हैं उसके उसने पालन कर दिया है या पालन करने के लिए वह सदा तैयार और रजामंद है। यहीं से सिद्धांत आपका निकलता है। ध्यान से इस सिद्धांत को फिर एक बार हम बता रहे हैं। जो ये सामंड का कोटेशन है कि विधि जागरूक की सहायता करती हैं, निष्क्रिय की नहीं, ये कोटेशन आपका इस खंड में समाहित है कि जो व्यक्ति संविदा का विशिष्ट पालन अपने फेवर में कराना चाहता है उसे साबित करना ही होगा कि हम सदा संविदा का पालन करने के लिए तत्पर और क्या रहे हैं, तैयार। और जो हमारा कर्तव्य था उस कर्तव्य को मैंने क्या किया,
पूरा किया, फिर भी दूसरा पक्षकार आपका कह सकते हैं कि संविदा का पालन नहीं कर रहा है, अतः हमारे फेवर में संविदा का पालन कराया जाए। देखिए एक उदाहरण इसी पर, ए ने ये वादा किया था कि वह अपना मकान बी को बेचेगा, फिर आपका अब बी ए ने बेचा नहीं मकान, बी मुकदमा करता है, तो बी को ये साबित करना ही होगा कि हजूर हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, जितनी बातों का पालन हमारी ओर से करना चाहिए था वो मैंने क्या किया, किया कि नहीं किया, किया। और मैं सदा संविदा के पालन के लिए तत्पर और क्या रहा हूँ, तैयार। लेकिन कौन भाग रहा है, ए। अतः हम मुकदमा किए हैं और इस संविदा का क्या किया जाए, विशिष्ट पालन, यानी कि ए को आदेशित किया जाए कि ये मकान वह हमें बेचे। तो आपका यहीं से सिद्धांत फिर एक बार बताया जाए निकलता है कि विधि जागरूक की सहायता करती है, सुषुप्त की नहीं। उसी प्रकार आपका सामाजिक भी नियम है कि मैं भी आपकी सहायता तभी कर सकता हूँ जब आप जागरूक हों। अगर आप सुषुप्त पड़ गए, कोमा में चले गए, निष्क्रिय हो गए, ग्रहण लग गया कह सकते हैं, तो मैं लाख पढ़ा दूँ मैं भी कोई सहायता नहीं कर पाऊँगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी क्वेश्चन न समझ में आए, एक बार कम से कम क्या करिए, इशारा भर करिए, उसको दोबारा तिबारा चौथी बार बताया जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि आप आए ही इसीलिए हैं कि आप पढ़ेंगे और जो बातें नहीं समझ में आएंगी उसको पूछेंगे। नहीं तो घर पर भी तो बैठकर पढ़ सकते हैं, क्या ज़रूरत है आने की भाई। आप घर पर बैठकर पढ़ सकते हैं। अगला देखिए धारा 17 देखा जाए, किसी संपत्ति के बेचने या पट्टे पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक न हो विनिर्दिष्टतः प्रवर्तनीय नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब थोड़ा समझिए। सबसे पहले इसका मतलब समझने के लिए आपका टीपीए में हम जाते हैं, यानी कि पहले एक उदाहरण देखिए और उसके बाद इस धारा को बताया जाए। वैसे ये धाराएं कम चांस रहती हैं, थोड़ा कंपटीशन में कम आती हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक आपका कह सकते हैं कि कंसेप्ट पहले बनाइए। मैं बताया भी था, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 पहले देखा जाए। इस धारा में जो सिद्धांत हैं, बिहार में भी कई बार ये क्वेश्चन आया है। नेमोडेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम स्वत्व का अंतरण नहीं कर सकता। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितना हक है दूसरे व्यक्ति को केवल और केवल वह उतना ही हक दे सकता है। अर्थात अगर ए मकान का स्वामी है तो बी को स्वामित्व दे सकता है, और ए अगर स्वामी मकान का नहीं है तो बी को स्वामित्व, यानी कि जिसके पास जितना है उतना ही हक वह किसको दे सकता है, दूसरे को। इसी को कहते हैं नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके 3 हमने अपवाद बताए थे, एक धारा 35 में बताए थे, एक धारा 41 में, और एक धारा किस में, 43। 35 में था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन का सिद्धांत। 41 में ओस्टनेबुल ओनर द्वारा ट्रांसफर, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, और 43 में अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण था। ये 3 अपवाद थे। अपवाद का मतलब ये हुआ कि जहाँ की कोई व्यक्ति स्वामी तो नहीं है, लेकिन कुछ दशाओं में अगर वह संपत्ति का अंतरण करता है तो वह अंतरण कुछ शर्तों की पूर्ति हो जाने पर वैध मान लिया जाएगा। तो एक उदाहरण देखा जाए अब 43 पर।
मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और इसका ये मकान है, इसका बेटवा बना लिया जाए यानी कि पुत्र कौन बना लिया जाए, बी। बी यह जानता है कि यह मकान हमारे पिताजी के नाम है और बी सी को भरमाता है, यानी कि या तो कपट कर देता है या भरमा देता है, यानी कि सी से फ्रॉड करता है और ये कहता है जानबूझकर कि हे सी, ये जो मकान है मेरा है, मेरे पिताजी का ने नाम नहीं है और तुम आपका करार कर लो हमसे खरीदने का 20 लाख में, 10 लाख हमें एडवांस दे दो और 10 लाख जब मैं रजिस्ट्री करूंगा तब देना। तो अब समस्या ये आई कि क्या बी अपने फेवर में इस करार का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकता है कि नहीं, कि हजूर सी 10 लाख दिया है, सी से और 10 लाख दिलवाया जाए। नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि आपका जो यहाँ बी है, जो विक्रेता है या जो बेचने का करार किया है, क्या उस मकान का वह स्वामी है कि नहीं? नहीं है। तो जब तुम मकान का स्वामी ही नहीं हो तो विशिष्ट पालन किस बात की? स्वामी कौन है? फिर एक बार इस उदाहरण को देखिए। ए पिता है, इसके नाम ये मकान है। बी इसका पुत्र है, पुत्र ने किसको आपका भरमाया? आपका सी को, और सी से करार कर लिया कि ये मकान मेरा है, मैं तुम्हें 6 माह बाद क्या करूँगा? बेचूंगा। कुछ पैसा भी ले लिया एडवांस में, कितना? 10 लाख। और कितना कहा कि बाद में देना? 10 लाख। तो समस्या ये आई कि क्या बी अपने पक्ष में इस करार का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि बी उस संपत्ति का क्या नहीं है? स्वामी। स्वामी कौन है? ए। यही बात आपका किस सेक्शन से गवर्न होगी? ये सारे की आपका 17 से होगी, 17 से। देखिए, किसी किसी संपत्ति के बेचने या पट्टा पर देने की ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिसका उस पर कोई हक न हो, विनिर्दिष्टतः या स्पेसिफिक प्रवर्तनीय नहीं है। तो सबसे अच्छा उदाहरण यही मिला। आपका संविदा ए बी ने सी से किया है और क्या जिस जिस जमीन को बेचने की संविदा बी ने की है, क्या वह उस जमीन पर हक रखता है कि नहीं रखता? नहीं रखता। तो 17 सेक्शन यही बता रहा है कि ऐसी दशा में बी अपने फेवर में उस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं करवा सकता, क्योंकि वह तो उस मकान का क्या नहीं है? स्वामी। अगर यही करार ए किया रहता तो विशिष्ट पालन करा सकता था। क्यों? क्योंकि वह क्या था? स्वामी। अब बेरेक की भाषा देखिए। किसी अचल संपत्ति के बेचने या पट्टा पर देने, अर्थात आपका, फिर याद रखिए, जैसे ही ये आपका क्वेश्चन आया कि किसी अचल संपत्ति के बेचने या पट्टा पर देने, यानी कि जो ये धारा 17 है, ये आपका केवल 2 समव्यवहारों में लागू होगा। टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है केवल सेल या विक्रय और लीज के मामले में। आपका अन्य समव्यवहारों में ये नहीं लागू होगा, क्योंकि स्पष्टतः आपका 2 समव्यवहारों का उल्लेख किया गया। कौन कौन? आपका बेचना यानी कि सेल करना, और दूसरा कौन? पट्टा। हो सकता है अंदर से पूछे तो ये पूछ सकता है। तुरंत क्लाज 2 भी इसी के साथ पढ़ लेना है। तुरंत क्लाज 2 पर आइए, नीचे धारा 17 के उपधारा 1 के उपबंध चल संपत्ति के विक्रय या अविक्रय की संविदाओं को भी यथासाक्य लागू होंगे, यानी कि जहाँ तक संभव हो धारा 17 का नियम
चल संपत्ति के क्रय विक्रय के मामले में भी क्या होगा, लागू। अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि धारा 17 लागू होती है अचल संपत्ति के विक्रय के मामले में, चल संपत्ति के विक्रय के मामले में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या मारेंगे, दोनों। कंसेप्ट बनाइए, क्योंकि जब भी आप पहला लाइन पढ़िए तो क्लास 2 को कवर करके पढ़िएगा। फिर हम बता रहे हैं भाई, अचल संपत्ति या अस्थावर संपत्ति तो पहली लाइन लिखी ही गई है। तुरंत आप कौन सी लाइन पढ़ेंगे, क्लास 2। क्लास 2 ये बताता है कि अगर चल संपत्ति के क्रय या विक्रय का करार किया गया है, ऐसे मामलों में भी धारा 17 के प्रावधान जहां तक संभव हो लागू होंगे। तो एक उदाहरण अचल का तो हमने दे दिया, एक उदाहरण किसका दिया जाए, चल का। देखिए अब का एक उदाहरण देखिए, या जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे कि बस ले लिया जाए। एक करार करता है बी से कि हे बी, ये बस है, मैं तुम्हें क्या करूँगा, बेचूंगा। और बस की कीमत 5 लाख एडवांस ए ले चुका है और 5 लाख हुआ है कि कब तुम देना, जब आपका बाद में देना, जब हम क्या करेंगे, विक्रय। और पता ये जानता है कि इस बस का मालिक सी है, फिर भी ये जानबूझकर इस बस को बी को बेचने का करार करता है। समस्या ये आई कि क्या ए अपने फेवर में या अपने पक्ष में आपका इस संविदा का विशिष्ट पालन करवा सकता है कि नहीं, नहीं करवा सकता, क्योंकि ए जिस चल संपत्ति को बेचने का एग्रीमेंट किया है उसका हकदार नहीं है। हकदार कौन है, सी। तो जब हकदार तुम नहीं हो तो तुम अपने फेवर में उस संविदा का पालन करा सकते हो कि नहीं, नहीं करा सकते। देखिए बैरक की भाषा आपका क्लास 2 का भी एक उदाहरण बता दिया गया। देखिए आपका किसी अचल संपत्ति के बेचने या पट्टा पर देने की संविदा, यानी कि आपका दो संव्यवहार हो गया, एक बेचने की संविदा यानी कि विक्रय, और दूसरा किस पर देने की संविदा, लीज पर। अब आपका विक्रय भी एक लाइन समझना पड़ेगा, 2 लाइन, और आपका लीज भी समझना पड़ेगा। देखिए पहले विक्रय कराया जाए, तो फिर एक बार बताइए, तो धारा 17 किस संपत्ति के विक्रय के मामले में लागू होगी, अचल की चल की दोनों। क्या आप तक बताया गया। तो आपका अचल संपत्ति भी और कौन सी, चल संपत्ति भी। विक्रय में होता क्या है, विक्रय में दो पक्षकार होते हैं, एक विक्रेता और एक क्रेता, यानी कि आपका एक सेलर और दूसरा बायर होता है। सेलर अपनी संपत्ति में के स्वामित्व का अंतरण करता है, यानी कि विक्रेता द्वारा संपत्ति में के स्वामित्व का अंतरण किया जाता है क्रेता को, और वह भी कीमत के बदले यानी कि प्रतिफल लिया जाता है, यानी कि प्रतिफल लेकर अंतरण किया जाता है। जैसे ए ने अपना मकान बी को बेचा और 50 लाख रुपया प्रतिफल लिया, कीमत ली, तो ये शुद्ध रूप से संव्यवहार क्या कहलाएगा, विक्रय। अगर ए फ्री में दे दे बी को, पैसा न ले तो दान। और अगर आपका ए स्वामित्व तो बी को न दे, केवल कब्जा दे और कहे कि आप कब्जा बनाइए, हमारे मकान पर यूज करिए और इसके बदले कुछ रेंट या किराया दीजिए, आपको हम स्वामित्व नहीं दे रहे। जैसे सबसे उत्तम उदाहरण किराएदार का है कि मकान मालिक ने किराएदार को कमरे का कब्जा दिया, स्वामित्व नहीं दे दिया, और कहा कि आप किराया दीजिए और कमरे का यूज करिए, तो ये शुद्ध रूप से लीज ही होगा, पट्टा ही होगा। इस पट्टे के लिए अब किराएदारी अधिनियम अलग बना है, वो अलग बात है,
लेकिन ये एक्चुअल रूप से क्या हुआ, पट्टा, कि कब्जा दे दिया गया, स्वामित्व नहीं। तो अब आइए आगे देखा जाए, आपका इसी उदाहरण को बनाए रखा जाए। ए ने बी को अपना अचल संपत्ति पट्टे पर देने का करार किया, या आपका कह सकते हैं कि बेचने का करार किया है, और पता लगता है कि बाद में स्वामी कौन निकला, सी। अब बेरे को आगे बढ़ा जाए भाई, आपका उदाहरण भी एक एक करके पट्टा पर भी हो गया, विक्रय पर भी। धारा देखिए, किसी अचल संपत्ति के बेचने अथवा पट्टे पर देने की संविदा ऐसे विक्रेता और अथवा पट्टाकर्ता के पक्ष में, यानी कि क्रेता हम नहीं बता रहे हैं, किसके पक्ष में, विक्रेता। तो बताइए इस उदाहरण में विक्रेता कौन है, ए, यानी कि ए ये मकान किसको बेचने का करार किया है, बी का। और अगर ए ने बी को पट्टे पर देने का करार किया है तो ए पट्टा करता और बी क्या हो जाएगा, पट्टेदार, यानी कि लेजर ए हो गया, और लेजी कौन हो गया, बी। देखिए आपका ऐसे विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता के फेवर में विनिर्दिष्ट प्रवर्तनीय नहीं कराई जा सकती। अब आगे देखिए खंड है, जिसने यह जानते हुए कि उस संपत्ति पर उसका हक नहीं है उसे बेचने की या पट्टा पर देने की संविदा की हो। अर्थात इसका मतलब कि अगर यह जानता था कि जो मैं अचल संपत्ति बी को बेचने का करार कर रहा हूँ उस संपत्ति को बेचने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, और ये जानबूझकर फर्जी तरीके से बी से करार कर लिया कि मैं क्या करूँगा, बेचूंगा, तो क्या, या पट्टे पर दूंगा, तो क्या ए अपने पक्ष में इस संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकता है कि नहीं, नहीं करवा सकता। क्यों, क्योंकि ए उस मकान का स्वामी नहीं है। दूसरा खंड देखिए, जिसने यद्यपि इस विश्वास के साथ संविदा की थी कि संपत्ति पर उसका अच्छा हक है, तथापि जो विक्रय के या पट्टा के पूरा करने के लिए पक्षकारों या न्यायालय द्वारा नियत किए गए समय पर क्रेता या पट्टेदार को युक्त युक्त शंका से रहित हक नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने यह विश्वास किया था, ए जानबूझकर काम नहीं किया था, ए ने यह विश्वास किया था कि ये मकान मेरा है, और इस विश्वास पर बी को बेचने का करार किया, और न्यायालय ने समय दिया ए को कि तुम अपना हक साबित करो, यानी कि तुम ही इस मकान के स्वामी हो, इस हक को तुम साबित करो। न्यायालय ने समय भी दिया, लेकिन उस समय के अंदर आपका कौन अपना हक साबित करने में असमर्थ रहा है, ए। तब ए अपने फेवर में उस संविदा का विशिष्ट पालन नहीं करवा सकता। फिर एक बार देखिए इसको, अगर ए ने बी से करार किया है कि इस मकान को हम बेचेंगे, और ए विश्वास करता है कि इस मकान का मालिक मैं हूँ, ये विश्वास करता है, फर्जी नहीं, लेकिन वास्तव में वह मालिक नहीं है, लेकिन ये बिलीव कर बैठा है कि वह क्या है, मालिक। तो अब न्यायालय समय देगा। अगर ए मुकदमा करता है कि हजूर बी पैसा नहीं दे रहा है, बी से हमें पैसा दिलवाया जाए, और हम अपना मकान बी को बेचने के लिए तत्पर और तैयार हैं, और बी कहता है कि हजूर ये फर्जी करार कर लिया था, ये तो स्वामी ही नहीं है, या इसका जो स्वामित्व है वह संदेहपूर्ण है, तो ए को अब साबित करना पड़ेगा कि वह क्या है, स्वामी। अगर न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंदर ए अपना स्वामित्व साबित करने में असफल रहता है, तो क्या ए अपने पक्ष में संविदा का विशिष्ट पालन करा पाएगा कि नहीं, नहीं।
तो पहले खंड में ये था कि वो जानता था कि वह स्वामी नहीं है, और दूसरे खंड में ये है कि वह विश्वास करता था कि स्वामी है, लेकिन वह स्वामी नहीं था। बस दोनों में यही अंतर है। अखंड 2 बता ही दिया गया है कि ऊपर का जो नियम है ये चल संपत्ति के विक्रय और क्रय में लागू होंगे कि नहीं होंगे। और एक उदाहरण हमने बस का बताया। इस प्रकार धारा 17 भी समाप्त हो गई। अब आइए धारा 18 देखा जाए। फेर फार किए बिना अप्रवर्तन। अब फेर फार करवाइए, इसमें भी आपका कोरिलेट करना पड़ेगा। पहले आपका धारा 19 का कुछ कंसेप्ट बनाया जाए और तब आपका इसको बताया जाए। देखिए, आपका कभी कभी ये होता है कि जब पक्षकार करार करते हैं तो या तो भूल हो सकती है। अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी पूरी तरह कई धाराएं यहाँ कोरिलेट होगी। या आपका हो सकता है कि एक पक्षकार ने कपट कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि दस्तावेज लिखते समय कोई टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो। जैसे कि आपका हम बता रहे हैं, एक उदाहरण मिस्टेक का टाइपिंग का देखिए। ए, बी और सी, ये तीनों लोग, मान लीजिए कि आपका एक डी है, एक करार किया जाता है और डी इन तीनों लोगों को 1,000 रुपया दिया है। यानी कि कितना उधार दिया है? 1,000। और तीनों ने संयुक्त रूप से वादा किया है कि हे डी, हम लोग ये 1,000 रुपया क्या करेंगे? वापस करेंगे। वास्तविकता ये निकली कि तीनों लोग मिलकर केवल कितना पैसा उधार लिए हैं? 1,000। लेकिन जब विलेख तैयार हो रहा था, कागज पत्तर, तो उसमें मिस्टेक हो गया, भूल हो गई, और ये लिख दिया गया कि प्रत्येक एक 1,000 के लिए दायी होगा। यानी कि ये लिख दिया कि ये भी 1,000 लिया है। कौन 1,000 लिया है? बी भी। और कौन 1,000 लिया है? सी भी। अब डी मुकदमा करता है, ये लोग पैसा नहीं दिए तो। अब ये लोग मांग करते हैं कि हजूर, विलेख में मिस्टेक हो गया, गलती हो गई, और हम लोग तीनों मिलकर 1,000 ही रुपया लिए थे, लेकिन गलती से तीनों के लिए अलग अलग 1,000 1,000 1,000 लिख दिया गया। अतः आप विलेख में फेरफार करिए, कुछ संशोधन करिए, और ये जो 1,000 सबके लिए लिखा है, ये न मानते हुए रद्द करिए, और पूरी रकम कितना हम लोगों ने केवल लिया था? 1,000। तो क्या, यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? और इसकी डिमांड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? तो कौन सी धारा है कि आप फेर फार करवाइए? यानी कि पक्षकारों के आशय के अनुसार संविदा में फेर फार कर दिया जाता है। और कौन सी धारा बताती है? आपका 19। और जब तक आपका फेर फार नहीं, आपका 18 बताते हैं भाई। और जब तक फेर फार न हो जाए, जब तक बदलाव न हो जाए, उस संविदा का न्यायालय विशिष्ट पालन करने से क्या कर देगा? इनकार। तो पहले क्या कराना पड़ेगा? फेर फार। तो सबसे उत्तम उदाहरण दिया गया, फिर एक बार इस उदाहरण को समझिए। डी ने इन तीनों को 1,000 रुपया उधार दिया था, और गलती से विलेख में आपका तीनों का ये लिख दिया गया था कि ए भी 1,000 लिया है, बी भी, और कौन लिया है? सी भी। अब डी इन तीनों के खिलाफ मुकदमा करता है। ये तीनों कोर्ट में कहते हैं कि हजूर, ये जो विलेख लिखा गया है, हमने तीनों ने मिलकर 1,000 ही रुपया लिख लिया है, और गलती से विलेख में क्रमशः लिख दिया गया है ए बी सी के आगे कि तीनों अलग अलग कितना लिए हैं? 1,000। अतः पहले इस विलेख को क्या करिए?
इस शर्तों को फेर फार करिए और तब संविदा का क्या करवाइए, विनिर्दिष्ट पालन। अब बेरक देखिए सही रहेगा आपका। देखिए आपका बेरक की भाषा अब सही रहेगी भाई। फेर फार किए बिना अप्रवर्तन, यानी कि जब तक कि बदलाव न हो जाए तब तक संविदा का पालन नहीं होगा। तो जहाँ की वादी ऐसी किसी लिखित संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराना चाहता है जिसमें फेर फार होना प्रतिवादी अभिकथित करता है, वहाँ वादी ऐसे अभिकथित फेर फार के बिना इच्छित पालन निम्नलिखित दशाओं में अभिप्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि कुल मिलाकर ये निकला नियम कि संविदा मौखिक न होकर लिखित की गई है। वादी ने संविदा के विशिष्ट पालन की मांग की है। प्रतिवादी कह रहा है कि हजूर संविदा में फेर फार किया जाए, तो जब तक कि आपका फेर फार न कर दिया जाए तब तक उस संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं, नहीं। अर्थात फिर इसी उदाहरण पर एक बार इस लाइन को समझिए। आपका डी ने इन तीनों को 1,000 रुपया उधार दिया था। तीनों ने मिलकर वादा किया कि ये पैसा हम लोग लौटाएंगे। ये जो संव्यवहार हुआ मौखिक नहीं काम करेगा, धारा 18 क्या हुआ है, कागज पत्थर पर लिखा गया है। फिर आपका डी ने इन तीनों के खिलाफ मुकदमा किया कि हमारा इनसे 1,000 रुपया क्या किया जाए, दिलवा जाए। तो ये जो तीनों प्रतिवादी हैं, विपक्षी हैं, ये डिमांड किए हैं, डिमांड ये कर रहे हैं कि हजूर इस लिखित में फेर फार किया जाए संविदा में, क्योंकि हम लोगों ने लिया था 1,000 और गलती से क्या लिख दिया गया कि तीनों एक एक हजार के लिए क्या होंगे, दायी। जबकि होना क्या चाहिए कि ये सामूहिक रूप से 1,000 के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी। लेकिन ये तो पृथकतः लिख दिया गया। तो जब तक संविदा में फेर फार न हो जाए तब तक इस संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो आपका देखिए दशाएं, जहाँ की ऐसी लिखित संविदा जिसका पालन इप्सित है, इप्सित न समझ में आए तो लिख लीजिए चाहा गया है, इच्छित किया गया है। इप्सित का मतलब चाहा गया है, ना आए तो लिख लीजिएगा बेरक पर। जहाँ की ऐसी लिखित संविदा जिसका पालन चाहा गया है, कपट, तथ्य की भूल अथवा दुर्व्यपदेशन के कारण अपने निबंधनों और प्रभाव से उससे भिन्न हो, जिसका पक्षकारों ने करार किया था। तो पहले तो ये देखिए, संविदा तो की गई थी लेकिन आपका कपट हो गया, या तथ्य की भूल हो गई, या दुर्व्यपदेशन हो गया, और जो प्रभाव संविदा का पक्षकार निकालना चाहते थे वह प्रभाव उत्पन्न न होकर दूसरा प्रभाव क्या हो गया, उत्पन्न। तो पहले 3 शब्द देखिए और इसमें उदाहरण देखिए। देखिए कौन कौन शब्द आया है। पहला क्या आया है, कपट। दूसरा कौन आया है, तथ्य की भूल शब्द आया है। और तीसरा मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दुर्व्यपदेशन या मिथ्या व्यपदेशन। तीनों पर एक एक उदाहरण भी आपको देखना है और कैसे आपका कपट हो सकता है, यानी कि कैसे आपका तथ्य की भूल हो सकती है, ये सब समझना है। जहाँ तक कपट की बात है, कपट की फिर हम बता दें परिभाषा, संविदा अधिनियम की धारा 17 में दी गई है। और कपट का मतलब हुआ कि धोखा देने के इरादे से किया गया कार्य। अगर धोखा देने का इरादा नहीं था, धोखा हो गया, तब ये दुर्व्यपदेशन। और धोखा देने का इरादा था तब क्या कहलाएगा, कपट। एक लाइन बस अंतर याद रखिए। अगर प्रवंचना या धोखा देने के इरादे से कार्य किया गया है
तब उसे फ्रॉड कहेंगे। और अगर धोखा देने का इरादा तो नहीं था, फिर भी दूसरा व्यक्ति क्या खा गया, गच्चा, जैसे गच्चा कहा जाता है यानी कि धोखा खा गया, तो इसे कपट नहीं कहा जाता। इसे कानूनी भाषा में मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन कहा जाता है। देखिए एक उदाहरण आपका दिया जाए, डेयरी बनाम पिक का ही वाद दिया जाए, सबसे उत्तम उदाहरण है जहाँ की आपका कपट न मानकर दुर्व्यपदेशन माना गया, लेकिन कपट को परिभाषित किया गया। देखिए डेयरी बनाम पिक का जो उदाहरण है उसी पर हम बताते हैं दोनों, तब आगे इसमें बताते हैं। भाई एक कंपनी ने कहा कि लोग हमारा शेयर खरीदें, और सरकार से हमने एप्लीकेशन दे दिया है सरकार के पास, और सरकार से 2-3 दिन में अनुमति मिल जाएगी कंपनी के लिए। लोग शेयर खरीदने लगे, पता लगा कि सरकार ने अनुमति ही नहीं दी। अब कंपनी पर फ्रॉड के लिए मुकदमा चलाया गया। किसने लिखा कि भाई अनुमति मिल गई है, अभी तो मिली ही नहीं, सरकार ने दी ही नहीं थी। तो कंपनी ये कह रही थी कि न्यायालय में कि हजूर सरकार के आश्वासन पर हमने सद्भावना पूर्वक विश्वास किया कि अब हमें इजाज़त मिल जाएगी, अतः हमारा इरादा धोखा देने का नहीं था। लेकिन लोगों को धोखा तो हुआ, क्योंकि कंपनी को इजाज़त मिली कि नहीं मिली, तो ये कपट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का इरादा लोगों को धोखा देने का नहीं था। लेकिन न्यायालय ने इसे क्या माना, मिस रिप्रेजेंटेशन। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर कोई व्यक्ति सत्य जानता है और उसको झूठ के रूप में पेश करता है, यानी कि जानबूझकर झूठ बोलना फ्रॉड होगा, ये याद रखिए। एक लाइन में जानबूझकर क्या बोलना, झूठ, और सच्चाई का पता ही नहीं है, और आप अपना ये बता रहे हैं कि यही बात सत्य है, यानी कि तब आपने मिथ्या व्यपदेशन किया, यानी कि सत्यता का आपने पता नहीं किया कि क्या वास्तविकता है, और लोगों को बता रहे हैं कि ये बात सत्य है। आप विश्वास कर रहे हैं कि जो मैं जानता हूँ सही है, लेकिन कहीं किताब उताब में देखने नहीं गए, तो पहले कानून कहता है कि पहले आप अपने को संतुष्ट कर लीजिए कि जो मैं बात बोल रहा हूँ क्या है, सत्य है, तब बोलिए। अगर आप जानते हैं कि झूठ है बोल दिए तो फ्रॉड, और बिना सत्यता का पता किए हुए बोल दिए तब मिथ्या व्यपदेशन। तो अगर हाँ एक और है आपका, तब आपका उदाहरण दिया जाए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि अगर पक्षकारों से तथ्य की भूल हो गई है, तो आइए आपका तथ्य की भूल के लिए देखिए धारा भाई आपका बताना था। कपट के लिए संविदा अधिनियम की धारा 17 काम करेगी। इसका प्रभाव 19 में दिया है। आपका मिथ्या व्यपदेशन या दुर्व्यपदेशन की परिभाषा धारा 18 में दी गई है। इसका प्रभाव क्या होगा, ये किस धारा में, संविदा अधिनियम की 19 में। 19 में आपका सम्यक असर की आपका दिया गया प्रभाव। अब एक देखा जाए आपका तथ्य की भूल। तथ्य की भूल के लिए जो प्रावधान है वह मुख्य रूप से 20 और 22 में मुख्य रूप से दिया गया है। संविदा अधिनियम की 20 ये बताती है कि जब दोनों पक्ष का तथ्य की भूल में हो तब, और 22 आपका एक पक्षीय तथ्य की भूल, तो जब दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हों, और जो भूल जिस बारे में हुई हो वह करार का मर्म है, एसेंशियल है, उसके बिना करार का कोई मतलब ही नहीं है, तो वह करार ही शून्य होगा। अब एक उदाहरण देखा जाए, ए ने बी से करार किया कि मैं तुम्हें अपना सफ़ेद घोड़ा बेचूंगा,
और करार कर जब किया जा रहा तो सफ़ेद घोड़ा क्या हो गया था, मर गया था। न तो ए को जानकारी थी और न ही बी को, और घोड़ा उस समय क्या हुआ था, मर गया था। तो अब आप लोग बताइए, अगर इस संविदा का विशिष्ट पालन की मांग की जाती है तो दूसरा पक्षकार कह सकता है, धारा 9 भी आधार उठाया जा सकता है कि हजूर ये करार ही शून्य हो गया है, इस करार को लागू ही न कराया जाए, क्योंकि जो घोड़ा बेचने का करार था, घोड़ा उस समय मर गया था और ये घोड़ा करार का मर्मभूत था, यानी कि आवश्यक तत्व था, यानी कि आपका क्रोध था, और उसी के क्रय विक्रय के लिए ही करार हुआ था। अतः ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 20 के तहत क्या होगा, वाइड। यानी कि ये तथ्य की भूल हो गई है। तथ्य की भूल ये भी हो सकती है भाई कि 100 रुपया उधार दिया था और गलती से टाइप में कितना लिख दिया गया था, 1000। फिर एक बार नियम बनाइए, इसीलिए जब भी रकम लिखी जाती है शब्दों में भी लिखी जाती है, वह शब्दों में भी लिखी जाती है और अंकों में भी लिखी जाती हैं। अगर विवाद उत्पन्न होता है कि कौन सही है तो हमेशा याद रखिए, जो आपका शब्द रहेगा वही सही माना जाएगा, क्योंकि 000 बढ़ा सकते हैं लेकिन शब्दों में चेंजिंग करना क्या है, मुश्किल। जैसे कि 1000 रुपये मात्र अक्षर में लिखा गया, अब उसमें अगर 10,000 करना चाहते हैं तो दिख जाएगा कि काट के और या व्हाइटनर लगा कर क्या किया है, बनाया है। लेकिन 1000 लिखा है तो एक जीरो तो आगे क्या कर सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं। ये मामला आ जाता है। इस पर काम करें क्या, हेलो, इस पर आपका जो उदाहरण जाता है, ये उदाहरण आपका एविडेंस से भी पूछा जाता है, और एविडेंस की धारा 126 याद रखना है। देखिए उस पर भी एक उदाहरण पूछा जाता है। ये एक व्यक्ति है, वकील साहब के यहाँ आता है कि वकील साहब भी हमारा 1000 रुपया उधार लिया है और आप मुकदमा करके हमें दिलवाइए। वकील साहब मुकदमा भी कर देते हैं। फिर जब दूसरी बार वह कागज़ लेकर आता है तो देखते हैं वकील साहब कि 1000 की जगह अब कितना रकम दिख रही है, 10,000। तो क्या वकील साहब इस बारे में साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं कि आया था तब 1000 था और ये कितना हो गया। इसीलिए मैं बता दूं, जब रकम लिखी जाती है तो शब्द और अंक दोनों में लिखी जाती हैं, और विवाद होने पर कौन मान्य होगा, शब्द। भैया अंक, ये अंक नहीं 1 2 3 4, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये जब आप आगे पढ़ेंगे बिहार के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको शॉर्टकट में एनआईए कहा जाता है, परक्राम लिखत अधिनियम 1881, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा। और आपका जो छुट्टी घोषित होती है अवकाश, उसी कानून के तहत होती है। नोटबंदी जो हुई थी उसी कानून में थोड़ा बहुत समाहित है। चेक बाउंस का मामला है तब भी उसी कानून में, तमाम चीज़ें उस कानून में आपको मिलेंगी। तो आगे भाई पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन अभी एक लाइन जानिए कि ऐसा अगर है तो भाई, अगर 1000 की जगह कितना लिख दिया गया, 10,000, पक्ष और आपका शब्द आपका एक ही 1000 है, तो पक्षकार मांग कर सकते हैं कि हजूर दस्तावेज में संशोधन किया जाए और ये 10,000 न मानकर कितना माना जाए, 1000, और तब संविदा का क्या कराया जाए, पालन। अगला देखिए आपका कपट पर, देखिए और भी उदाहरण हो सकते हैं आपका, जैसे कि ए ने बी से वादा किया
कि वह 500 बोरा मने बेचेगा चीनी, जबकि एक के मिल में केवल 100 बोरा ही चीनी उत्पन्न होती है, तो मांग कर सकता है भी कि हजूर इस संविदा में फेरफार किया जाए और 500 बोरी की जगह कितना चीनी रखा जाए, 100 बोरी, क्योंकि इनकी औकात कितनी थी बेचने की, 100, और ज़बरदस्ती बिलेख में कितना लिख दी है, 500। तो भाई आपका अगर कपट ये हो सकता है आपका, जब 19 आप पढ़ेंगे संविदा नियम तो ये संभव है। अगला देखिए इसमें 18 में भाई, देखिए आपका अपने, फिर एक बार देखिए, अभी तीनों शब्द समझाए जा रहे थे। जहाँ की ऐसी लिखित संविदा जिसका पालन इप्सित है, इप्सित ना है तो लिख लीजिएगा चाहा गया है, मांग की गई है, इप्सित है कपट के कारण, तो कपट बता ही दिया गया। कपट कितने प्रकार का होता है ये एक बताना बाकी है। कपट दो प्रकार का होता है, एक साधारण कपट और एक चुप्पी द्वारा या मौन द्वारा कपट। याद रखिएगा, कपट पूछ ले कितने प्रकार के, दो, एक साधारण कपट और दूसरा कौन, मौन द्वारा। तथ्य की भूल ये भी बता दिया गया, धारा 20 और 22 कॉन्ट्रैक्ट की धारा 20 में कौन सी भूल है, दोनों पक्षकार, और एक पक्षकार मिस्टेक करता है तथ्य की, तो कौन सी धारा 22। या दुर्व्यपदेशन तो मिस रिप्रेजेंटेशन आपका की धारा में, संविदा अधिनियम की धारा 18 में, प्रभाव की धारा में 19 में। भाई कम से कम कुछ सेक्शन इसी बहाने याद करिए, बार बार हम बता रहे हैं। दुर्व्यपदेशन के कारण अपने निबंधनों और प्रभाव से में उससे भिन्न हो जिसका पक्षकारों ने करार किया था, अथवा जिसमें पक्षकारों के बीच करार किए गए वे सारे निबंधन अंतर्विष्ट न हो जिनके आधार पर प्रतिवादी ने संविदा की थी। अर्थात वादी प्रतिवादी के खिलाफ विशिष्ट पालन की मांग कर रहा है। प्रतिवादी ये कह रहा है कि हजूर हम लोगों के बीच कई संविदाएं हुई और इस संविदा में पूरी बात समाहित नहीं है, कुछ अन्य भी संविदाएं हैं जिनमें कि इससे संबंधित बातें समाहित हैं। तो दिमाग अस्थिर करके समझना है और साक्ष्य अधिनियम को भी कवर करना है। अगर कोई बात कई पार्ट में लिखी गई है और कई दस्तावेजों में लिखी गई हैं, वे बातें अलग अलग हैं, तो एक दस्तावेज को साबित किया जाएगा कि सभी को। लेकिन अगर एक ही बात कई दस्तावेजों में लिखी गई है और सब मूल कॉपी ही है, तब कितने को साबित करेंगे, एक को। लेकिन अलग अलग बातें लिखी गई हैं तो सबको, याद रखिए। तो उसी प्रकार यहाँ भी हजूर एक दस्तावेज में इस संविदा से संबंधित सभी बातें समाहित नहीं हैं, अन्य भी दो तीन दस्तावेज हैं, और उन दस्तावेजों को भी आप देखिए और संविदा में फेर फार करिए, क्योंकि बाद में हम लोगों ने नई संविदा करके पुरानी संविदा में कुछ क्या लाया था, बदलाव। तो नवीनीकरण हो सकता है कि नहीं, बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं, बताइए तो। और आपका संविदा अधिनियम की धारा आपका 62, 63 तमाम धाराएं नवीनीकरण इत्यादि के लिए। अगला खंड ख देखिए, जहाँ की पक्षकारों का उद्देश्य ऐसा कोई विधिक परिणाम पैदा करना था जो वह संविदा जैसी वह विरचित की गई है पैदा करने के लिए परिकल्पित न हो। यानी कि संविदा से विधिक परिणाम कोई और सृजित करना था और सृजित कोई और हो गया, तो पक्षकार मांग कर सकते हैं कि संविदा का आशय के अनुसार इसका निर्वचन किया जाए। इस पर देखिए उदाहरण देना पड़ेगा।
देखिए, जो सामान्यतः जो व्यापारिक प्रकृति की संविदाएं होती हैं, उसमें आपका ये माना जाता है कि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का रहा होगा। लेकिन जो संविदाएं आपका सामाजिक प्रकृति की होती हैं, उनमें आपका माना जाता है कि पक्षकारों का इरादा विधिक संबंध सृजित करने का नहीं होगा। लेकिन इसका खंडन किया जा सकता है कि हजूर, हम लोगों ने संविदा की और हम लोगों का इरादा केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि लीगल रिलेशन में बंधने का था। अतः आप संविदा के आशय के अनुसार उसकी व्याख्या करिए और तब संविदा को क्या करिए, लागू। जैसे कि आपका तमाम केस संविदा नियम में आते हैं कि वेलफेयर बनाम वेलफेयर का केस आता है। फिर आपका तमाम केस ऐसे आते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए विक्स बनाम टाइवाल्ड का केस हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो विक्स बनाम टाइवाल्ड के केस में एक ए और बी आपस में साथ साथ टहल रहे थे। ए ने यह इच्छा जाहिर की कि जो व्यक्ति मेरी बिटिया से विवाह करेगा उसे मैं 100 पाउंड दूंगा, मैंने 100 पाउंड दूंगा। बी जाकर ए की बिटिया से विवाह कर लेता है, फिर 100 पाउंड की मांग करता है। तो कानून ये कहता है कि ए ने कोई संविदा नहीं की, ये तो मात्र अपनी इच्छा का क्या कर रहा था, इजहार। अतः यह संविदा प्रवर्तनीय है कि नहीं, नहीं है। यानी कि सटीक नहीं बैठा उतना, लेकिन आपका आशय पर उदाहरण मैंने थोड़ा बहुत ही बैठ पाया सटीक उदाहरण। फिर से आपका उदाहरण कोई सटीक मिल नहीं रहा है एकदम से जो इस पर बैठे। फिर अगर आता है दिमाग में तो हम बताएंगे। अगला देखिए, जहाँ की संविदा के निष्पादन के पश्चात पक्षकारों ने उसके निबंधनों में फेर फार कर दिया हो, यानी कि जहाँ की संविदा के निष्पादन के पश्चात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका नवीनीकरण, नोवेशन जो कहा जाता है। ए और बी ने एक, इस पर आपका उदाहरण जरूर मिल जाएगा। आपका ए तथा बी ने ये संविदा की कि ये घोड़ा बेचा जाएगा और 1 लाख रुपया में। फिर ए ने और बी ने नई संविदा कर ली और कहा कि पुरानी संविदा रद्द, अब घोड़ा कितने में बेचा जाएगा, 90,000। जब मुकदमा किया जा रहा है तो आपका बी ये कह सकता है कि हजूर, जो घोड़ा बेचने का करार पहले हुआ था उस करार में अब फेर फार हो गया है, हम लोगों ने दूसरा करार उसके बदले कर लिया है। अब रकम कितनी कर दी गई है, 90,000। अतः आप पहले वाली संविदा को न मानते हुए यह पहले वाली संविदा में जो आपके यहाँ पेश की गई है कोर्ट में, उसमें फेर फार करिए और 1 लाख की जगह ये नई संविदा लीजिए। कितना है, 90,000। तो 1 लाख की जगह कितना मानिए, 90,000। और कितने में घोड़ा बेचवाइए, 90,000। ये हो सकता है आपका नवीनीकरण कहा जाता है, नोवेशन कहा जाता है, और आपका ये नवीनीकरण कहा जाता है संविदा का। इस प्रकार आपका धारा 18 भी समाप्त हो गई। फेर फार किए बिना संविदा का पालन नहीं करवाया जाएगा। धारा 19 आ जाइए। जब भी धारा 19 पढ़िए, कम से कम एक धारा आप 15 से जोड़ कर पढ़ेंगे। देखिए आपका 15 में क्या था। देखिए आपका 15 और 19 एक साथ पढ़ना है। देखिए धारा 15 में क्या था। सेक्शन 15 में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है
जो व्यक्ति विशिष्ट अनुपालन की मांग कर सकते हैं। यानी कि आपका कौन कौन से वे व्यक्ति हैं जो न्यायालय में वाद दायर करके इस बात की मांग कर सकते हैं कि इस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए। धारा 19 इसके उल्टा बताएगी कि किन व्यक्तियों के विरोध में विनिर्दिष्ट अनुपालन की मांग के लिए मुकदमा किया जा सकता है। यानी कि प्रतिवादी किनको बनाया जा सकता है। फिर एक बार देखिए, धारा 15 ये बताती है कि मुकदमा कौन कर सकता है, यानी कि वादी कौन हो सकता है। धारा 19 ये बताएगी कि प्रतिवादी कौन हो सकता है, किसके विरुद्ध मुकदमा लाएंगे। तो एक उदाहरण देखिए भाई, आपका मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और अपना मकान बी को बेचने का करार करता है। अब आइए, अगर बी खरीदने से इनकार करता है तो ए मुकदमा ला सकता है। तो ए वादी हो गया। अब ए तो वादी हो गया, अब समस्या आई, अगर ए मर गया तो कौन ला सकता है, इसके विधिक प्रतिनिधि। अगर ए अभिकर्ता था तो कौन ला सकता है, इसका मालिक, इत्यादि। यही 15 में क्या किया गया, बताया गया। अब किसके विरुद्ध मुकदमा लाया जाएगा, इसका निर्धारण कौन सी धारा के तहत होगा, 19 के तहत। तो किसने इनकार कर दिया है खरीदने से, बी, तो बी के खिलाफ मुकदमा लाया जा सकता है कि नहीं। मान लीजिए बी मर गया, तब किसके खिलाफ, इसके विधिक प्रतिनिधि। तो और लिस्ट क्या है ये डिटेल में पढ़ना है भाई। एक तो आप बता दिए कि बी के खिलाफ, अभी मर गया तो किसके खिलाफ। तो प्रतिवादी कौन हो सकता है, यानी कि वह व्यक्ति कौन है जिसके विरोध में आप संविदा के विशिष्ट पालन की डिमांड कोर्ट में कर सकते हैं। उन व्यक्तियों का उल्लेख कहाँ किया गया है, 15 में नहीं बल्कि धारा में 19 में। देखिए बेर, पक्षकारों के और उनके व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। फिर एक बार पहले तो संविदा का नेचर जान लीजिए और तब आपका और चीज़ें बताई जाए। देखिए, मैं 15 में भी बताया था कि संविदा दो का नेचर दो होता है। एक ऐसी संविदा जो केवल पक्षकार ही नहीं बल्कि उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा भी पालन संभव है। जैसे कि ए ने अपना मकान बेचने का करार बी से किया। अगर ए मर जाता है तो आपका कौन बेचेंगे यह मकान, ए के विधिक प्रतिनिधि। और बी मर जाता है तो कौन खरीदेंगे, बी के विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी आसान भाषा में। ये संविदा इस नेचर की हैं कि दूसरे पक्षकार भी, दूसरे व्यक्ति भी, उत्तराधिकारी भी इसका पालन कर सकते हैं। तो इसमें तो ठीक है, लेकिन कुछ संविधाएं इस नेचर की भी होती हैं जिनका विशिष्ट पालन संभव ही नहीं है। आपका वो मैं बताया था, सबसे अच्छा उदाहरण विवाह की संविदा। अगर ए ने वादा किया था बी से कि हम विवाह करेंगे और ए पागल हो गया या ए मर जाता है, तो क्या इस संविदा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं, धारा 14 के तहत नहीं होगा। ये इनकार कर देता है तब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये संविदा पर्सनल किस पर आधारित है, अहर्ता या क्वालिटी या गुण पर। यही बिहार बार बार पूछा जाता है। रंगशाला वाला केस याद रखिएगा, लमली का केस पूछा जाता है। कल ही परसों बताया गया था। रंगशाला में गाना गाने की संविदा, पढ़ाने की संविदा, इसका विशिष्ट पालन संभव है कि नहीं, संभव नहीं। तो नेचर दो होता है,
तब आपका बेयरक शुरू करिए, यानी कि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रखिए और उसके बाद ही बेयरक शुरू करिए, तब समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए आपका 19 भाई, पक्षकारों के और उनसे व्युत्पन्न पाश्चात्यवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुतोष। इस अध्याय द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकेगा। तो एक उदाहरण बना लिया जाए और उसी उदाहरण पर क्या किया जाए, चलते रहा जाए। मान लीजिए ए ने वादा किया था कि हे बी, हम अपना मकान तुम्हें बेचेंगे, और ए ने बेचने से क्या कर दिया, इनकार। तो बताइए बी किसके विरुद्ध मुकदमा करे और किसकी मांग करे, विनिर्दिष्ट पालन। तो पहला नियम क्या बना कि प्रतिवादी कौन हो सकता है, किसके विरुद्ध विशिष्ट पालन की मांग की जा सकती है, तो जो संविदा के क्या है, पक्षकार। तो भाई ए संविदा का पक्षकार है और कौन है, बी। तो बी किसके खिलाफ मुकदमा करे, ए के खिलाफ। तो पहला नियम आपका समाप्त हो गया। भाई यहीं तो बेरेक में लिखा है, बेरेक की भाषा देखिए, उसमें से कोई पक्षकार, तो कोई पक्षकार हो गया, ए के विरुद्ध हमने क्या करवा दिया, मुकदमा। ऐसे मूल्यार्थ अंतरिति के सिवाय जिसने अपना धन सद्भावना पूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे व्युत्पन्न ऐसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उद्भूत हुआ हो। अब इसको समय लगेगा, कल इसको बताया जाएगा भाई, क्योंकि इसमें समय लगेगा समझाने में, टीपीए में जाना पड़ेगा, कई धाराएं। इससे अच्छा है कि आपका संविधान चलाया जाए। धारा 19, 20, 21, हाँ इधर छोटी छोटी, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, निर्माण